हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आ चुका हूं आज आप लोगों के बीच क्लास टेंथ साइंस में बायोलॉजी के एक पार्ट को लेकर के। हम लोग बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। क्लास टेंथ बिहार बोर्ड बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे और बायोलॉजी में जो पहला लेसन है वो है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम का जो पहला टॉपिक है वो है पोषण। तो आज हम लोग पोषण के बारे में यहाँ पर जानेंगे वन शॉर्ट वीडियो में। और हर वीवीआई क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बिहार बोर्ड में ना पूछा गया हो। हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे और माइंड मैप के साथ बात करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे आगे बढ़ाइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, है ना। तो चलिए आज हम आपके बीच लाए हैं जैव प्रक्रम क्लास टेंथ लेसन 1, है ना। पोषण जिसको कहते हैं, जीव विज्ञान का लेसन 1। सभी बच्चे बायोलॉजी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, जीव विज्ञान के। तो लेसन 1 इसमें शुरू करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो यहाँ पे बताया गया है कि पर्यावरण या वातावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण या वातावरण किसे कहते हैं? तो बाबू पर्यावरण या वातावरण किससे मिलकर बना होता है? जीवों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? जीवों से मिलकर बना होता है। ये आप सभी बच्चे याद रखिएगा। जीव जो होते हैं इस धरती पे, इस पर्यावरण पे कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। एक सजीव और दूसरा निर्जीव। अब फिर से सभी बच्चे ध्यान से देखिए, सजीव कहते किसको है? सजीव है क्या? तो सजीव वह है जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और पेड़ जो होता है वो ऑक्सीजन को छोड़ता है। मतलब जो गैसों को ग्रहण करे और गैसों को छोड़े वही सजीव है। CO2 को छोड़े, पेड़ CO2 को ग्रहण करता है और O2 को छोड़ता है, और मनुष्य जो है वो CO2 को छोड़ता है और O2 को ग्रहण करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन कर सके, आगमन हो सके, आना जाना हो सके, उसे ही हम लोग सजीव कहेंगे। जिसमें पोषण हो, जिसमें श्वसन हो, उत्सर्जन हो, ये सभी क्या है? सजीव के परिभाषा हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुने। सजीव, सजीवों में लक्षण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक श्वसन क्रिया कर सके, उसे ही हम लोग सजीव कहेंगे। और सजीव 2 होते हैं, 2 प्रकार के सजीव होते हैं, एक जंतु और दूसरा पादप। एक जंतु और दूसरा पादप, याद रखना। सजीव 2 प्रकार के होते हैं, जंतु और पादप। और निर्जीव किसे कहते हैं? जो सजीव की विशेषताओं का पालन नहीं करता है। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है? जो सजीव के विशेषताओं का पालन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। मतलब जो सजीव नहीं होगा वो क्या होगा? वो निर्जीव होगा। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये पूरी दुनिया में जो है सजीव और निर्जीव एक दूसरे को परस्पर सहयोग करते रहता है। सजीव और निर्जीव एक दूसरे को परस्पर सहयोग करते रहता है। जैसे निर्जीव क्या हो गया? कुर्सी, मेज, टेबल, कलम, कॉपी, किताब, ये सब में पोषण नहीं होता है। ये सब ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आता जाता नहीं है, इसलिए निर्जीव है ये। सजीव, जंतु और पादप। जंतु क्या है? इस दुनिया में पेड़ पौधों को छोड़कर जितने भी जीव हैं सभी जंतु कहलाते हैं। और पादप किसे कहते हैं? पादप, पेड़ पौधों को पादप कहते हैं। पेड़ पौधों को पादप कहते हैं और पेड़ पौधों को छोड़कर जो कुछ भी है उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? जंतु कहेंगे। तो याद रखिएगा, सजीव, जंतु और पादप होता है। और इस दुनिया में सजीव और निर्जीव परस्पर परस्पर सहयोग करता है एक दूसरे को। निर्जीव सजीव पर कम निर्भर रहता है, लेकिन सजीव निर्जीव पर ज़्यादा निर्भर रहता है। जैसे सूर्य एक निर्जीव है ना। हवा, पानी, ये सभी निर्जीव हैं। और निर्जीव चीज़ें सजीव को बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। और सजीव जैसे हम आप सभी सजीव हैं। हम लोग सूर्य के बिना, पानी के बिना, जल के बिना, अग्नि के बिना नहीं रह सकते हैं। और ये जितने ये सभी चीज़ें हैं ये सब के सब निर्जीव हैं। तो सजीव और निर्जीव परस्पर एक दूसरे को सहयोग करता है। सजीव निर्जीव पर ज़्यादा निर्भर रहता है और निर्जीव सजीव पर कम निर्भर रहता है। अगर इस दुनिया में मनुष्य ना रहे, है ना, जंतु ना रहे, फिर भी सूर्य को कुछ नहीं होने वाला है, जल को कुछ नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। लेकिन सजीवों के लिए निर्जीव जरूरी है। अगर सजीव नहीं रहेगा तो फिर निर्जीव, अगर सजीव नहीं रहेगा तो निर्जीव रह सकता है, लेकिन अगर निर्जीव ना रहे तो सजीव भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो सजीव और निर्जीव परस्पर सहयोग करता है, एक दूसरे को सहयोग करके इस पूरे अस्तित्व को बनाए रखता है। याद रखना है इसको। देखिए सजीव के बारे में यहाँ क्या बताया गया है कि इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक क्रिया करता है जिसे जैव प्रक्रम कहते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनना, इसको आप लोग बनाते चलना, इसको आप लोग लिखते चलना, अच्छे से आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ, ठीक है। सजीव जो होता है वो इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व
अपना पहचान बनाए रखने के लिए हमेशा क्रिया का मतलब काम करते रहता है, जिसको क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। यानी जैव प्रक्रम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे जैव प्रक्रम सजीवों में होने वाली एक अंतः क्रिया है या बाह्य क्रिया है ना, क्रिया है, याद रखिएगा। तो जैव प्रक्रम एक क्रिया है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे जैव प्रक्रम का परिभाषा लिखा हूँ। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब होता है रक्षा और पोषण, अनुरक्षण का मतलब जीवों का रक्षा होता है और उसका पोषण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। तो वे क्रियाएं, मतलब क्रिया का मतलब काम, वे सभी काम जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। तो वो कौन कौन से काम हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, ये सभी जैव प्रक्रम का ही हिस्सा है। ये सभी क्या है बाबू, जैव प्रक्रम का ही हिस्सा है। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी जैव प्रक्रम का ही हिस्सा है। तो आप लोग याद रखना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताया हूँ कि मल मूत्र का त्याग करना, पसीना, गंदा रक्त, पीप, मासिक धर्म, CO2, ये सब उत्सर्जन का हिस्सा है। आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा इसके बारे में, अभी आप लोगों को इसका नहीं जानना है। अभी आप लोग क्या इतना समझ पाए? चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखना। फिर आ गया पोषण किसे कहते हैं, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। मतलब पोषण क्या है, एक विधि है, एक मेथड है, जिसमें जीव क्या करता है, सजीव क्या करता है, पोषक तत्वों को, भोजन में हमें क्या मिलती है, पोषक तत्व, और उसको ग्रहण कर कर उसका क्या कर लेता है, उपयोग कर लेता है, पोषण कहलाता है। देखिए मैंने यहाँ पोषण को अच्छे से समझाया है। आप लोग सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखना, आप लोग यहाँ सभी बच्चे ध्यान से देखना। हम भोजन ग्रहण करते हैं, सबसे पहले क्या खाते हैं, भोजन। भोजन से हमें क्या मिलती है, प्रोटीन। भोजन से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज, पोषक तत्व, बहुत सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, खनिज, पोषक तत्व हमें मिलता है। और यह जो है शरीर में इसका क्या होता है, ये सब का क्या होता है, शरीर में पाचन होता है। और जैसे ही शरीर में इन सभी चीज़ों का पाचन होगा, हमें क्या मिलेगी, हमें ऊर्जा मिलेगी। और जैसे ही ऊर्जा मिलेगी, हम ऊर्जा का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। वही बात यहाँ पे लिखा गया कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, ये सभी चीज़ों को ग्रहण कर उसका पाचन करता है, और पाचन कर ऊर्जा बनाता है, और ऊर्जा का उपयोग करता है, यही क्या है, पोषण है। ऊर्जा का उपयोग करता है, और उपयोग करने के बाद ऊर्जा समाप्त जब हो जाता है, ऊर्जा जब समाप्त, वैसे ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है ना, और कभी उत्पन्न नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा का उपयोग होने के बाद ऊर्जा कुछ समय के लिए समाप्त हो जाता है। तो फिर ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, उन्हें चाहिए ऊर्जा, है ना। तो ऊर्जा की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। ऊर्जा समाप्त हुई, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर ऊर्जा की जब आवश्यकता पड़ेगी, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखें, ऊर्जा की यदि आवश्यकता पड़ेगी, सभी बच्चे यहाँ ध्यान से देखें, अगर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो वो क्या ग्रहण करेगा, फिर से भोजन, फिर से वो पाचन करेगा, फिर से ऊर्जा मिलेगा, फिर से ऊर्जा का उपयोग करेगा, फिर ऊर्जा समाप्त होगा, फिर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, फिर वो भोजन को ग्रहण करेगा। देखिए फिर से यही प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, इसी को पोषण कहते हैं, याद रखना। फिर पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण याद रखना बाबू, 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, और जो स्वपोषण करता है उसको स्वपोषी जीव कहते हैं, और एक होता है परपोषण, जो परपोषण करता है उसे परपोषी जीव कहते हैं। तो स्वपोषण कौन करता है, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषण करते हैं, याद रखिएगा। और सभी जंतुओं में परपोषण होता है, और पादपों में क्या होता है, स्वपोषण। जंतुओं में परपोषण होता है, और सभी हरे पेड़ पौधों में क्या होता है, स्वपोषण होता है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए। फिर यहाँ पे आपको बताया गया स्वपोषण को एक भी भागों में नहीं बांटा गया है, लेकिन परपोषण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। मृत, आप लोग नोट्स बनाते चलना, ठीक है। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। आप लोगों के लिए मैं नोट्स बनाता हूँ, बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, आप लोग इसको लिखते चले, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पढ़ लेने के बाद कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री पढ़ाऊँगा, हर चीज़ मैं आप लोगों को दूंगा, बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। सभी जंतुओं में परपोषण होता है, और जो परपोषण वाले जीव को परपोषी जीव कहते हैं। चलिए सभी बच्चे यहाँ ध्यान से देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वपोषी जीव किसे कहते हैं, या स्वपोषण किसे कहते हैं। तो याद रखना बाबू, स्वपोषण, स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं, स्व का मतलब स्वयं, और पोषण का मतलब जो अपना पोषण स्वयं कर ले उसे स्वपोषण कहते हैं, या उसे वैसे जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। देखिएगा, पोषण की वह विधि
क्योंकि स्वपोषण कहाँ से निकला है? पोषण से। इसीलिए पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों, यहाँ जीवों लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरे जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है या बनाता है। संश्लेषित का मतलब बनाता है या करता है, तो स्वपोषण कहलाता है। अतः इस प्रकार भोजन प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव कहलाते हैं। इस प्रकार भोजन प्राप्त करने वाले जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और इस प्रकार के जीव में कौन आते हैं? सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं, इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है। स्वपोषण समझ में आया होगा, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने नोट लिखवाया है कुछ। मृतजीवी, मृतजीवी क्या होता है या परजीवी क्या होता है? मृत जंतुओं और पौधों को खाता है, याद रखिएगा। परजीवी क्या होता है? जिंदा जंतुओं और पौधों को खाता है। एक होता है मृतजीवी, आगे अब आप लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे देखिए सभी बच्चे, परपोषी जीव किसे कहते हैं? सभी बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है परपोषी जीव किसे कहते हैं, तो या परपोषण किसे कहते हैं? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाता, यानी नहीं बना पाता है, स्वयं से भोजन नहीं बना पाता है, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या रहता है? निर्भर रहता है, या दूसरे जीवों पर निर्भर रहती है, उसे ही क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। निर्भर रहती है यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ निर्भर रहती है, यहाँ रहती ही होगा, रहती है, उसे ही परपोषण कहते हैं। अतः इस प्रकार भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परपोषी कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाए, परपोषण जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहे। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसको स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेता है, और हम लोग जो जंतु होता है, जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, वो पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषण। चलिए फिर यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखिए, जैसे सभी जंतु हैं। अब देखिए परपोषण को 3 भागों में हम लोग बांट दिए थे, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो मृतजीवी पोषण क्या है? परपोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों से, मृतजीवी का मतलब होता है कि वैसे जीव जो मृत जीवों को खाता है, वैसे जीव जो मृत जीवों को खाता है, मरे हुए जीवों को खाता है, मरे हुए पेड़ पौधों को खाता है, उसे ही मृतजीवी पोषण कहते हैं। परपोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। अतः ऐसी जीव को मृतजीवी कहते हैं। बाबू देखना, जो जीव मर गया, जो पौधे मर गए, है ना, तो उसको जो है पूरी तरह से रस के रूप में प्राप्त कर लेता है, वैसे जीवों को क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं या मृतजीवी पोषण कहते हैं। और इस प्रकार के जीव कौन हो गए? कवक, जिसको फंगस कहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे प्रोटोजोआ, ये सभी जीव ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन मृतजीवी है? तो कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि, है ना, इसमें ये से मृतजीवी कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला क्या है? अगला सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो परजीवी पोषण किसे कहते हैं? देखिएगा, परपोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीवों या प्राणी के संपर्क चाहे अस्थाई हो या अस्थाई हो, मतलब हमेशा के लिए बना रहे या कम समय के लिए बना रहे, संपर्क उससे अपना भोजन, संपर्क में रहकर उससे अपना भोजन। देखिए सभी बच्चे, परपोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे ही परजीवी पोषण कहते हैं। इस प्रकार भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परजीवी कहते हैं। जैसे जीवाणु, वायरस, अमरबेल, गोल कृमि, पेट का कीड़ा जिसको कहते हैं, अमरबेल एक पौधा है ना, मलेरिया, परजीवी आदि, ये सब के सब जो है परजीवी पोषण है। ये सभी आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसे परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण का मतलब क्या होता है? वैसे जीव जो जिंदा जीवों को खाता है। जैसे कि देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था ना, एक होता है मृतजीवी जो मृत जंतुओं और पौधों को खाता है, और एक होता है परजीवी जो जिंदा जंतुओं और पौधों को खाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, परजीवी जैसे जीवाणु, वायरस, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस है ना, हम लोगों के शरीर में घुस करके हम ही लोगों की कोशिकाओं को वो खा रहा था और पोषण कर रहा था, तो वो जिंदा को खाता है। अमरबेल, गोल कृमि, पेट का कीड़ा, हमारे पेट का जो कीड़ा होता है वो हमारे पेट में जाकर के हम ही को खाता है। तो याद रखिएगा, गोल कृमि, मलेरिया, परजीवी, हमारे माथे में डैंड्रफ हो जाता है, ये जो डैंड्रफ है ये भी एक प्रकार का परजीवी है, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों को। आदि मृतजीवी मृत जंतुओं प्लस पौधों को खाता है, और परजीवी जिंदा जंतुओं और पौधों को खाता है।
इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है। परजीवी क्या होता है, देखिए यहाँ फिर से मैंने यहाँ समझाया है। दूसरे जीवों, परजीवी क्या करता है, दूसरे जीवों के संपर्क में आकर, चाहे वो संपर्क अस्थायी हो या वो संपर्क अस्थायी हो। अस्थायी संपर्क मतलब लंबे समय तक रहता है, जैसे कवक, गोलकृमि, पेट के कीड़े। कवक मतलब फंगस, वही डेंड्रफ जिसको कहते हैं, कवक हमारे सर के बालों में रहता है कवक, गोलकृमि, ठीक है। गोलकृमि, पेट के कीड़े, हमेशा अस्थायी समय तक, लंबे समय तक बना रहता है ये, और हमसे पोषण लेता है, ये परजीवी है। अस्थायी, हम लोग जिंदा जंतु हैं तो हम ही लोगों को खाता है। अस्थायी जैसे मलेरिया परजीवी, कुछ समय के लिए हमें मलेरिया होता है फिर ख़त्म हो जाता है। या अन्य वायरस, है ना, अपना भोजन प्राप्त कर उसे परजीवी पोषण या परजीवी कहते हैं, जो अपना भोजन प्राप्त करता है। वैसे जीव जो दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से, है ना, हमारे शरीर से ही अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। चलिए अब सभी बच्चे यहाँ फिर से ध्यान से देखिए, आप लोगों के लिए मैं बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किया। एक होता है प्राणी संपोषण, अभी आप लोगों को बताया था कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण जो होते हैं, देखिए यहाँ पे, है ना, पोषण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। फिर परपोषण को 3 भागों में बांटा था, मृतजीवी, परजीवी और प्राणीसम। तो चलिए यहाँ पे प्राणीसम पोषण आ गया। सभी बच्चे देखिए, प्राणीसम पोषण किसे कहते हैं। परपोषण की वह विधि जिसमें प्राणी या जीव अपना भोजन ठोस या तरल, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। अतः इस प्रकार भोजन प्राप्त करने वाले जीव को प्राणी संभोजी जीव कहते हैं, या एक प्राणी संभोजी कहलाते हैं। सभी जंतु, अमीबा, मेढक, मनुष्य, ये सभी जो है, हम लोग जितने भी हैं, सभी जंतु, अमीबा, मेढक, जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं, इसे प्राणी संपोषी जीव कहते हैं या प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेढक किस प्रकार का जीव है, प्राणी संभोजी। मनुष्य किस प्रकार का जीव है, प्राणी संपोषी जीव है, ठीक है। देखिए हरे पेड़ पौधे, सभी ध्यान से सुनिए, ये तो हो गया खत्म। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, पेड़ पौधों के पोषण के लिए सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कैमरा बार बार हिल जा रहा है, सॉरी। अब यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, सभी हरे पेड़ पौधे भोजन स्वयं बनाता है। देखिए भोजन स्वयं बनाता है, और भोजन को बनाने के लिए उन्हें 4 कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है या ज़रूरत पड़ती है। तो वो 4 कच्ची सामग्रियाँ क्या क्या हैं। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है जल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं, चौथा है सूर्य, ठीक है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों के हरे पत्तों में, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पत्ते हरे क्यों होते हैं, तो आप बोलना क्लोरोफिल के कारण। एक वर्णक होता है, प्रोटीन होता है जो हरे पत्तों में पाया जाता है। जल कहाँ से प्राप्त करता है पेड़ पौधे, भूमि से, जड़ के द्वारा। CO2 को कहाँ से प्राप्त करता है, वायुमंडल से। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको वायुमंडल से प्राप्त करता है। और सूर्य की रोशनी कहाँ से प्राप्त करता है, प्रकाश कहाँ से प्राप्त करता है, यहाँ पे प्रकाश होना चाहिए था, सूर्य से, ठीक है। चलिए ये चारों को आपस में जब मिलता है, ये चारों आपस में मिलता है तो इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है, और स्वयं बनाने के लिए उन्हें 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम लोग जब भोजन पकाते हैं तो हमें चाहिए चावल, दाल, आग, है ना, पानी, बर्तन। वैसे ही पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल, जल, CO2 और सूर्य। ये चारों जब आपस में मिलता है तो इसे ही कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और यहाँ जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है ना, ग्लूकोज भोजन बना लेता है पेड़ पौधे, और क्या बनाता है, ऑक्सीजन, और क्या बनाता है, जल। तो ग्लूकोज भोजन पेड़ पौधे अपना इस्तेमाल कर लेते हैं, और ऑक्सीजन हम लोगों को मिल जाता है, और जल जो है वो वाष्प के रूप में भाग जाता है। चलिए यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और इसका कार्य क्या है। देखिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से आप लोग नोट्स बना लेना। सभी हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सभी हरे पौधे, तो प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा, जितना भी हरे पौधे हैं सब हरे पौधे करेंगे, मरे हुए पौधे नहीं करेंगे। सभी हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल H2O का उपयोग कर अपना भोजन ग्लूकोज बनाता है, अपना भोजन ग्लूकोज बनाता है,
तथा ऑक्सीजन O2 का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 4 चीज़ें चाहिए, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। सूर्य का प्रकाश सूर्य से, क्लोरोफिल पत्ते से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से और जल जमीन से, भूमि से प्राप्त कर अपना भोजन ग्लूकोज बनाता है तथा ऑक्सीजन O2 का निर्माण करता है, इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए, समझ में आया होगा। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है। कब होता है बाबू? दिन में होता है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। दिन में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण लिखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, तो यहाँ 6 लगा देंगे, 6 CO2 प्लस 12 H2O, सूर्य का प्रकाश और यहाँ दे देंगे बटा, ऐसे सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। देखिए इसको C6H12O6 को हम लोग क्या कहेंगे? इसको ग्लूकोज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसी को ग्लूकोज कहते हैं। भोजन यही बनाता है, यही भोजन है पेड़ पौधों का और हम सबका C6H12O6 साथ में क्या बनाता है? O2 और साथ में क्या बनाता है? H2O, जल। तो ये वाला समीकरण आप लोग याद रखना, अच्छे से कॉपी में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। देखिए बाबू, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। चीनी का भी रासायनिक सूत्र यही होता है, C6H12O6। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधों में क्या होता है? पोषण। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेड़ पौधे अपना पोषण कैसे करता है, तो आप लोग बोलना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। चलिए सभी बच्चे ध्यान से इसको देख लीजिए, फिर आते हैं हम लोग अगले। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कितनी कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता पड़ता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता पड़ता है, तो आप लोगों को बोलना है प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ भी पड़ती है, लिख लीजिए, पड़ती है। क्लोरोफिल पहला, कच्ची सामग्री का मतलब है कि जो उस बनाने के लिए उसको लगना चाहिए, तो 4 क्लोरोफिल चाहिए, जिसको हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं, तो है ये, ठीक है। हरित लवक सुनकर लिख लेना, हरित लवक। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। तीसरा है जल, H2O। और चौथा है सूर्य की प्रकाश। आप लोगों को बताया गया है कि क्लोरोफिल पत्ते से लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया जाता है, जल जमीन से लिया जाता है और सूर्य का प्रकाश सूर्य से लिया जाता है। चलिए आगे देखिए, कुछ नोट भी लिखवाया हूँ। नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधों में क्या होता है? पोषण होता है। चलिए, अब हम लोग पेड़ पौधों में पढ़ लिए, पादप में पढ़ लिए पोषण कैसे होता है। अब हम लोग जंतु में पोषण को पढ़ेंगे। तो याद रखना, पादप में पोषण कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और जंतु में पोषण कैसे होता है? तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं। तो जंतु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, तो आप लोगों को कहना है हरे पेड़ पौधों में, पादप में, जंतु में नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए जंतु में पोषण। तो जंतु में पोषण देखिए, जंतु 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु, यानी एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव में पोषण कैसे होता है? शरीर की सतह से, याद रखिएगा, विसरण क्रिया द्वारा संपन्न होता है। अगर कोई जीव के शरीर में भोजन को खाने के लिए जगह नहीं रहता है, तो वो अपने शरीर के सतह से ही खाता है। और जब अपने शरीर के सतह से वो जीव भोजन खाएगा तो उसको कहते हैं विसरण क्रिया। शरीर की सतह से विसरण क्रिया द्वारा संपन्न होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब बहुत छोटा जीव है, एक कोशिकीय, और इसमें पोषण हमेशा शरीर के सतह से होगा, ठीक है, याद रखिएगा। बहुकोशिकीय जीवों में पोषण कैसे होता है? तो बहुकोशिकीय जीवों में पोषण कैसे होगा, याद रखिएगा। बहुकोशिकीय जीवों में पोषण के लिए विशेष रचना पाई जाती है, जिसे आहार नाल कहते हैं या आहार नाली कहते हैं, ठीक है। आहार नली के द्वारा इन जीवों का पोषण संपन्न होता है। यहाँ पे आहार नली होना चाहिए, नाली लिख दिया गया है ना। तो आहार नली, ठीक है, आहार नली, ठीक है, आहार नाल या आहार नली के द्वारा इन जीवों का पोषण संपन्न होता है। तो उच्च जीवों के, जैसे हम लोगों के शरीर में पोषण कैसे होता है? आहार नाल के माध्यम से, जैसे मानव, जानवर, पक्षी आदि, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अमीबा क्या है? देखिए बाबू, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अमीबा एक कोशिकीय सरल प्राणी संपोषी जीव है या सरल प्राणी संभोजी जीव है। अमीबा का आकार हमेशा एक जैसी नहीं होती है। अमीबा में पाए जाने वाले कूटपादों के माध्यम से अमीबा हमेशा अपना आकार बदलता रहता है।
ठीक है। तो अमीबा का अगर आकार देखा जाए तो अमीबा का आकार कुछ इस प्रकार से हो सकता है। अमीबा देखिए, इसी को हम लोग अमीबा कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा अमीबा का आकार है। और अमीबा जिस प्रकार जिस चीज़ से बन रहा है उसको कूटपाद कहते हैं। अमीबा हमेशा अपना आकार बदलता रहता है। अमीबा किसी भी आकार का हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है आपको, ये अमीबा का आकार है, ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और एक कोशिका होने के कारण ये सरल प्राणी कहलाता है। सरल प्राणी भोजी जीव है या सरल प्राणी पोषी जीव है। अमीबा का आकार हमेशा एक जैसा नहीं होता है। अमीबा में पाए जाने वाले कूटपाद के माध्यम से अमीबा हमेशा अपना आकार बदलता रहता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमीबा अपना आकार कैसे बदलता है? कूटपादों के माध्यम से। ये जो लाइन है यही लाइन कूटपाद कहलाता है, ठीक है। चलिए, अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं पाई जाती है, ना उसमें मुंह होता है, ना कान होता है, ना नाक होता है। सब शरीर के सतह से। अमीबा में कुछ भी होगा, भोजन खाएगा, अपचा भोजन को शरीर से बाहर निकालेगा, पोषण श्वसन कुछ भी होगा तो सब विसरण क्रिया के द्वारा होगा, शरीर के सतह से ही होगा, याद रखना है। तो शरीर के सतह से जो क्रिया होती है उसी को कहते हैं विसरण क्रिया, ठीक है। घबराने की यहाँ बात नहीं कि ये विसरण क्रिया क्या है। तो अमीबा में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होता है। यह अपने कूटपादों के माध्यम से भोजन का अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन को ग्रहण करता है और पाचन करता है, और फिर पाचन करने के बाद जो खराब पदार्थ बच जाता है जैसे लैट्रिन के रूप में, उसे वो बहिष्कार कर देता है, बहिष्करण करता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है अमीबा में पोषण कैसे होता है? तो आपको कहना है अमीबा में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होता है। यह अपने कूटपादों के माध्यम से भोजन को ग्रहण करता है और पाचन कर फिर उसका बहिष्करण कर देता है जो बचता है। अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा का भोजन शैवाल है। शैवाल, छोटे छोटे शैवाल के टुकड़े हैं। बैक्टीरिया है छोटा छोटा। डाइटम, सब छोटे छोटे जीव हैं। ये सब अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव हैं तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े हैं। इसको एज इट इज लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? देखिए बाबू, अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? देखिए, भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों तरफ कूटपादों का निर्माण करता है। और कूटपाद तेज़ी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह से घेर लेते हैं। कूटपाद तेज़ी से बढ़ते और भोजन को पूरी तरह से घेर लेते हैं और कूटपाद बंद हो जाते हैं। जब कूटपाद बंद हो जाता है तो वहाँ पर भोजन रसधानी का निर्माण होता है और फिर भोजन का पाचन हो जाता है। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। चलिए देखिए, अभी आपको कहा कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा अमीबा है, ठीक है, ये हमारा अमीबा है और यहाँ पर भोजन रखा हुआ है, यहाँ पर भोजन है, मान लीजिए यहाँ पर भोजन है। तो ये अमीबा करेगा क्या? ये अमीबा अपना कूटपाद को खोलेगा यहाँ से, और कूटपाद को खोलकर ये अपना कूटपाद को ही बढ़ाने लगेगा। और जैसे ही इसका कूटपाद ये बढ़ जाएगा, ये पूरी तरह से भोजन को चारों तरफ से क्या कर लेगा? घेर लेगा। और यहीं पर भोजन रसधानी का निर्माण करेगा, मतलब भोजन को पचाने का काम यहीं पे शुरू कर देगा। और जैसे ही भोजन पच जाएगा, फिर से ये क्या करेगा? अमीबा फिर से अपना आकार छोटा कर लेगा और छोटा करके फिर ये छोटा हो जाएगा और जो अपचा भोजन हो जाएगा वो शरीर से बाहर कर लेगा। बड़ा ही सिंपल है। भोजन जब अमीबा के बिल्कुल क्या होता है बताइए? समीप होता है, तब अमीबा भोजन के चारों ओर, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, तब अमीबा भोजन के चारों ओर कूटपाद तेजी से बढ़ाते हैं और भोजन को पूरी तरह से घेर लेते हैं और कूटपाद को बंद कर देते हैं। देखिए, भोजन यहाँ था, अमीबा यहाँ था, ठीक है, और ये पूरी तरह से चारों बगल से अमीबा भोजन को क्या कर लिया? घेर लिया कूटपादों की मदद से, और यहीं पे पूरी तरह से ये बंद हो गया और यहीं पर भोजन रसधानी यानी कि भोजन को पचाने का काम शुरू हो गया। और भोजन जैसे ही पच जाता है, फिर से अमीबा अपना आकार छोटा कर लेता है, कूटपादों को सिकुड़ा लेता है और भोजन को बाहर कर देता है। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं आप। भोजन रसधानी का निर्माण करता है और फिर भोजन का पाचन हो जाता है, ठीक। अमीबा से अपचा भोजन बाहर कैसे निकलता है? बहुत सिंपल, अभी समझाए थे कि अगर भोजन पच गया तो ये मान लीजिए अपचा भोजन है, तो अमीबा क्या करेगा? अपने कूटपादों को सिकुड़ा लेगा, और सिकुड़ा लेगा तो फिर पचा हुआ भोजन अपने आप बाहर हो जाएगा। देखिए, अमीबा में अपचा भोजन शरीर से बाहर निकालने के लिए निश्चित स्थान नहीं होता है ना। सभी जीवों में निश्चित स्थान होता है लैट्रिन को बाहर निकालने के लिए, लेकिन अपचा भोजन का मतलब क्या? लैट्रिन, ठीक है। निश्चित स्थान नहीं होता। शरीर की सतह के किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे अपचा भोजन क्या हो जाता है? शरीर से बाहर हो जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ नोट मैं आप लोगों को बताया हूँ। सभी बच्चे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिखवाया है। क्या नोट लिखवाया है? सभी बच्चे गौर से देखना क्या नोट लिखवाया हूँ। अमीबा और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है,
ठीक है, याद रखिएगा। अमीबा और पैरामीशियम कैसा जीव है बाबू? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा और पैरामीशियम मृदु जलीय यानी साफ पानी में पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है अमीबा क्या गंदा पानी में पाया जाता है? आप बोलना बिल्कुल नहीं, अमीबा हमेशा मृदु जलीय, मृदु जलीय का मतलब होता है साफ पानी में पाया जाता है। पैरामीशियम साफ पानी में पाया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, साफ पानी में पाया जाता है। अमीबा और पैरामीशियम एक प्रोटोजोवा है, याद रखिएगा। इनमें से कौन प्रोटोजोवा है? 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको अमीबा अगर मिल जाए तो अमीबा टिक करना है, पैरामीशियम तो पैरामीशियम टिक करना है, प्रोटोजोवा है। सॉरी। पैरामीशियम में भोजन को ग्रहण करने के लिए एक निश्चित स्थान होता है जिसे कोशिका मुख कहते हैं। बाबू देखो, अमीबा में भोजन को ग्रहण करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता, लेकिन पैरामीशियम में भोजन को ग्रहण करने के लिए एक निश्चित स्थान होता है जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका मुख या साइटोस्टॉम कहा जाता है। कोशिका मुख को ही क्या कहा जाता है? साइटोस्टॉम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइटोस्टॉम क्या है, तो आप बोलना पैरामीशियम में भोजन को ग्रहण करने के लिए एक निश्चित स्थान होता है जिसे साइटोस्टॉम कहते हैं, ठीक है। चलिए, मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र कैसे बनता है? आहार नाल, पाचक ग्रंथियाँ और पाचन क्रिया, ये सब मिलकर मनुष्य का क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। चलिए सभी बच्चे देखिए, मनुष्य का पाचन तंत्र किसे कहते हैं? मनुष्य में आहार नाल, पाचक ग्रंथियाँ एवं पाचन क्रिया मिलकर मनुष्य का पाचन तंत्र का निर्माण करता है, जिसमें भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे से बात करेंगे मनुष्य का आहार नाल। मनुष्य का आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल क्या है? पाचन के लिए एक विशेष अंग है। इस आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। आहार नाल कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक फैली होती है? तो याद रखिएगा, मुख गुहा मतलब हमारे मुख से लेकर मल द्वार, जहाँ से हमारा मल निकलता है वहाँ तक फैली होती है, ठीक है। मनुष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुंह से शुरू होती है और जहाँ से मल निकलती है, लैट्रिन निकलती है, वहाँ तक फैली होती है, याद रखिएगा। मनुष्य का आहार नाल का क्या कार्य है? भोजन का पाचन करना और पोषण देना, ठीक है, पाचन करना और पोषण देना, ठीक। आहार नाल और क्या करती है? आहार नाल देखिए यहाँ पे सभी बच्चे देखिए, आहार नाल में कौन कौन सा हिस्सा शामिल होता है? मुख गुहा, ग्रास नली जस्ट बगल में ही होता है नीचे, फिर नीचे उसके नीचे आमाशय होता है, फिर उसके नीचे छोटी आंत होती है और फिर उसके नीचे क्या होती है? बड़ी आंत। तो आहार नाल देखिए कितना लंबा होता है? मुख गुहा, ग्रास नली, फिर ग्रास नली आगे जाकर 2 भागों में खुलती है ना, श्वास नली और ग्रास नली, मतलब ग्रसनी 2 भागों में खुलती है, ग्रास नली और श्वास नली। तो ग्रास नली जहाँ से भोजन अंदर जाता है, प्रवेश करता है। आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। आहार नाल किसे कहते हैं? देखिए बाबू, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। देखो ना, आहार नाल क्या कर रहा है? भोजन का पाचन ही तो कर रहा है। तो भोजन के पाचन के लिए जो हमारे शरीर में विशेष अंग पाया जाता है उसे ही आहार नाल कहते हैं। तो क्या क्या पाया जाता है? मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसी में भोजन का पाचन होता है, यही आहार नाल है। मुख गुहा किसे कहते हैं? सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है, हमारा मुंह। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए होठ होते हैं, होठ से हमारा मुंह बंद होता है। भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है? मुख गुहा में ही जाता है। सिंपल है ये, ठीक है। इसको नोट्स बना लेना आप लोग। मुख गुहा के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है? होठ, दांत, जीभ, है ना, प्रमुख अंग माने जाते हैं। जीभ, अब देखिए हम लोग यहाँ जीभ के बारे में पढ़ेंगे। जीभ जो है वो क्या करता है? स्वाद को पहचानता है, स्वाद पहचान करवाता है। और क्या करता है? भोजन को ग्रास नली में धक्का देता है, भोजन को ग्रास नली में धक्का देता है, ठीक है। भोजन को ग्रास नली में क्या देता है? धक्का। जीभ 2 कार्य करता है, स्वाद को पहचानता है और भोजन को क्या करता है? ग्रास नली में धक्का देता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा जीभ के बारे में और हम लोग समझते हैं, जीभ क्या है। अच्छा से इसको नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें, आपके लिए बहुत मायने रखता है। अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लगती है हर चीज़ करने में, ठीक है। देखिए बाबू, यह एक मांसल रचना है। जीभ क्या है? एक मांसल रचना है। जीभ जो है मुख गुहा का प्रमुख अंग होता है। जीभ के अगले भाग में छोटे छोटे अंकुर पाई जाती है, याद रखिएगा। अगले भाग में छोटे छोटे क्या पाई जाती है? अंकुर, छोटे छोटे अंकुर पाई जाती है, ठीक है। हाँ, जिससे भोजन का स्वाद पता चलता है, जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि, ये सभी चीज़ों के बारे में हमको पता चलता है, याद रखिएगा। इन छोटे छोटे अंकुर को स्वाद कलियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलियाँ, है ना। जीभ अपनी गति से भोजन को निगलने में मदद करता है। जीभ हमेशा एक रस छोड़ता है जिसे स्लाइबा कहते हैं, और वो भोजन के साथ मिलकर आगे बढ़ती है, भोजन को पचाने का काम करती है।
तो जीभ के बारे में पता चला। जीभ एक मांसल रचना है, मुख गुहा का प्रमुख अंग है। जीभ के अगले भाग में छोटे छोटे अंकुर पाई जाती है, जिससे हमको उस भोजन का स्वाद पता चलता है, मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि का। इन छोटे छोटे अंकुर को ही स्वाद कलियाँ कहते हैं। जीभ अपनी गति से भोजन को निगलने में मदद करता है। जीभ हमेशा एक रस छोड़ता है जिसे सलाइवा या सलाइवा कहते हैं, और ये भोजन को पचाता है। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। एक होता है ग्रसनी, ग्रासनी नहीं, ग्रसनी होता है, ग्रसनी आप लोग लिखिएगा, ग्रसनी होता है। और ये जो ग्रसनी होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक होता है ग्रास नली और एक होता है श्वास नली। ग्रास नली में भोजन जाता है और श्वास नली में हवा जाता है। मतलब ग्रास नली भोजन का मार्ग है और श्वास नली हवा का मार्ग है। एक में भोजन जाता है, एक में हवा जाता है। देख लीजिए, ग्रास नली में भोजन, श्वास नली में हवा। और समय समय पर दोनों खुलती है, एक साथ दोनों नहीं खुलेगी, समय समय पर खुलती है और भोजन एवं हवा का आवागमन होता है। ठीक है, आता जाता है भोजन और हवा। एक बार ये खुलेगी तो ये बंद हो जाएगी, ये बंद रहेगी तो ये खुलेगी। ठीक है, इस प्रकार से। वयस्क, अब से देखिए यहाँ पे दांत के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे दांत, बाबू वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। सिंपल, जितना जरूरी है बस मैं उतना ही बतला रहा हूँ आप लोगों को, है ना। और सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूँ, तो बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, है ना। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा और वीडियो बना सकूं। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों से। वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। दांत पूरी ज़िंदगी में कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं। देखिए, दांत हमारा कठोर होता है और कैसा होता है? सफ़ेद। तो कठोरता और सफ़ेदपन जो दांत में आता है वो एक तत्व के कारण आता है। इनामेल नामक एक प्रोटीन पाया जाता है ना। हमारे दांत में इनामेल नामक एक प्रोटीन की क्या होती है बताओ? उपस्थिति होती है। और उसी उपस्थिति के कारण हमारा जो दांत होता है वो कैसा होता है? कठोर और सफ़ेद। तो इनामेल नामक तत्व के कारण ही ऐसा होता है। देखिए, दांत जबड़े से जुड़े होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दांत का कार्य क्या है? भोजन को काटने और चबाने में। दांत का बस यही कार्य है, भोजन को काटने और चबाने में। बहुत इंपॉर्टेंट। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बस इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं। मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसाइजर, याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिखवा दिया हूँ, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसाइजर। मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसाइजर। ठीक है, ये याद करने में आसान होगा, इसीलिए मैं इंग्लिश वाला ही टर्म लिखवा दिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अमाशय किसे कहते हैं? अमाशय किसे कहते हैं? देखिए, अमाशय क्या था आप लोगों को पता है ना। अमाशय हमारा क्या था? अमाशय हमारा क्या था? देखिए, मुख गुहा, ग्रास नली। हम लोग मुख गुहा पे चर्चा किए, मुख गुहा में जीभ के बारे में चर्चा किए, दांत के बारे में चर्चा किए, ग्रास नली के बारे में चर्चा किए। ठीक है, अब हम लोग अमाशय के बारे में चर्चा करेंगे, फिर छोटी आंत के बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम लोग बड़ी आंत के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, अमाशय क्या होता है? अमाशय, यह आप लोग लिखते चलना, यह आहार नाल का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो थैलीनुमा आकार का होता है। इसमें जठर रस नामक एंजाइम निकलता है रहता है जो भोजन को पचाने का कार्य करता है ना। यह आहार नाल का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ये किताबी भाषा नहीं है बाबू, ये सारा का सारा अपना भाषा है, लैंग्वेज अपना है। ठीक है, इसीलिए किताबी भाषा ये बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इसको आराम से लिखो और इसको याद करो। यह आहार नाल का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो थैलीनुमा आकार का होता है। इसमें जठर रस नामक एंजाइम निकलता रहता है जो भोजन को पचाने का क्या करता है? कार्य करता है। बाबू सारे बच्चे ध्यान से देखिए, अमाशय से क्या निकलता है? अमाशय में एक जठर ग्रंथि होता है जिससे हमेशा जठर रस निकलता है ना। और ये जठर रस एक दिन में लगभग 3 लीटर निकलता है हमारे अमाशय में। ध्यान से सुनिएगा, अमाशय में एक जठर ग्रंथि होता है जिससे हमेशा जठर रस निकलता है और एक दिन में लगभग 3 लीटर स्रावित होता है। अब इस जठर रस में क्या क्या मौजूद होता है आइए देखते हैं। जठर रस में देखिए हमारे अमाशय से क्या क्या निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, श्लेष्मा और पैप्सिनोजेन। पैप्सिनोजेन, ये 4 प्रकार के रस निकलते हैं हमारे अमाशय से। अब देखिए सबका काम क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? तो भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को क्या करता है? नष्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बड़ा ही खतरनाक अम्ल है और ये हमारे साथ भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए, और ये तीनों देखिए, तीनों का क्या काम है? सुरक्षा प्रदान करना। ये तीनों हमारे शरीर के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या करता है? एक तो भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट करता है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखिए सभी बच्चे, तीर का निशान इधर गया है, पैप्सिनोजेन को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है, इसको सक्रिय करता है। और जैसे ही पैप्सिनोजेन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय करता है, पैप्सिनोजेन क्या बन जाता है? पैप्सिन बन जाता है। और पैप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का पाचन
कौन करता है? तो आप कहना प्रोटीन का पाचन पेप्सिनोजेन करता है। पेप्सिनोजेन पहले एक्टिव नहीं होता है, एक्टिव कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्टिव करता है पेप्सिनोजेन को और पेप्सिन बनाता है। और ये एक प्रकार का एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। और ये म्यूकस, श्लेष्मा, ये सब क्या करता है? ये हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह काफ़ी अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यह काफ़ी अम्लीय प्रकृति का होता है। यह हमेशा स्रावित होता रहता है। देखिए HCl का काम क्या है? सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखना। यह भोजन के साथ मिलकर समाप्त हो जाता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, HCl, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। HCl के बारे में थोड़ा सा मैं बतला रहा हूँ, है ना। ये जो है वो भोजन के साथ मिलकर समाप्त हो जाता है ना। कुछ HCl मूत्र मार्ग से शरीर से क्या हो जाता है? बाहर। देखिए बाबू, HCl अम्ल हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। अगर हम लोगों के बॉडी में HCl अम्ल बन रहा है और अगर वो समाप्त नहीं हो रहा है तो हम लोगों को अल्सर हो जाता है, पेट का कैंसर जिसको कहते हैं। भोजन ना होने की, मान लीजिए हम भोजन अगर नहीं करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में HCl की मात्रा बढ़ने लगती है। और जब HCl की मात्रा बढ़ने लगेगी तो हमारी बॉडी में, पेट में अल्सर बन जाएगा, पेट का कैंसर हो जाएगा, है ना, घाव हो जाएगा और हम लोगों को बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी। इसीलिए HCl हमारे बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है। HCl होता क्या है? हमारे भोजन को पचाने के लिए आता है। हमारे बॉडी के लिए एक तरफ ज़रूरी भी है और एक तरफ खतरनाक भी है। तो ज़रूरी कब हो जाता है? तो भोजन जब हम खाते हैं तो उसको पचाने में मदद करता है। लेकिन अगर हम लेट से भोजन खाते हैं, सुबह सुबह का भोजन नहीं खाते हैं, तो शरीर में HCl की मात्रा बढ़ जाती है ना। HCl निकलता कैसे है? तो भोजन के साथ मिलकर समाप्त होता है HCl, और नहीं तो फिर मूत्र मार्ग से निकलता है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, अगर भोजन हम ना लेते हैं, भोजन ना होने की स्थिति में अगर भोजन पेट में ना हो तो HCl बढ़ जाता है। और इसमें होता क्या है? आमाशय की दीवारों में चिपक कर घाव बनाता है। याद रखिएगा, अगर भोजन नहीं लोगे तो आमाशय की दीवारों में चिपक जाएगा कौन? HCl, और घाव बना देता है ना। और इसी को ही अल्सर कहते हैं, यही घाव को अल्सर कहते हैं। और यही अल्सर क्या है? पेट का अल्सर कहलाता है या पेट का कैंसर कहलाता है। तो पेट में अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है और गैसी, देखिए यहाँ पे एसिडिटी बढ़ने लगती है, गैस एसिडिटी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। याद रखिएगा, गैस और एसिडिटी बढ़ने लगती है, खट्टी डकारें आने लगती है। तो बहुत नुकसान पहुँचाता है हमें। पेट का अल्सर आ जाता है, पेट का कैंसर हो जाता है। पेट में अगर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है HCl की तो गैस बनने लगती है, एसिडिटी बनने लगती है। इसीलिए सुबह का खाना खाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि HCl अम्ल सबसे ज़्यादा सुबह में ही बनती है ना। सुबह 7 बजे से लेकर सूर्य उदय होता है और लगभग 12 बजे 1 बजे तक बहुत ज़्यादा बनती है। फिर धीरे धीरे HCl अम्ल कम बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बाबू, उपवास के दौरान, फास्टिंग के दौरान पानी पीने की सलाह क्यों दी जाती है? तो याद रखिएगा, जब हम उपवास में रहते हैं तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि हम कुछ नहीं खाते हैं और कुछ नहीं खाएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो निकलता ही रहेगा, तो वो अधिक बढ़ जाएगा। तो पानी पीने से क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो पानी के साथ मिलकर मूत्र मार्ग से बाहर हो जाता है और हमको नुकसान नहीं होता है, क्योंकि पेट में कुछ तो जा रहा है। अगर भोजन नहीं जा रहा है तो पानी तो जा रहा है, और पानी अगर जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पानी क्या कर लेगा? अपने साथ मिलाकर मूत्र मार्ग से बाहर कर देगा, तो हमको नुकसान कम होगा। इसीलिए उपवास के दौरान हमेशा क्या पीते रहना चाहिए? पानी। कुछ मत खाइए लेकिन पानी पीजिए और हमें कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए उपवास के दौरान पानी पीने की सलाह दी जाती है। बहुत सिंपल है, इसलिए उपवास के दौरान पानी पीने की सलाह दी जाती है। चलिए अब हम छोटी आंत के बारे में बात करेंगे। देखिए, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। याद रखिएगा, भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। इस बात को भी याद रखिएगा, भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में। शुरुआत पाचन कहाँ से होता है? मुख गुहा से, और पूरा पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। भोजन पहले ग्रहणी में आता है, फिर जेजुनम में और फिर इलियम में, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जेजुनम किसका भाग है? तो छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का, पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव। इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का। चलिए बाबू, याद रखिएगा, छोटी आंत सबसे लंबा भाग होता है आहार नाल का, सबसे लंबा भाग। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? आप बोलना छोटी आंत। देखिए, बंदर और मनुष्य में 6 से 8 मीटर की लंबाई होती है छोटी आंत की, बकरी में 20 से 25 मीटर की लंबाई होती है, और शेर में 3 से 5 मीटर की लंबाई होती है। याद रखिएगा, जो छोटी आंत की जो इलियम वाला भाग होता है, सबसे अंतिम भाग, भोजन का अंतिम पाचन इलियम में होता है। पोषक तत्वों की पूरी तरह से निचोड़ लेता है। भोजन में जो भी पोषक तत्व होता है उसको पूरी तरह से निचोड़ लेता है कौन? इलियम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटी आंत के किस भाग में सबसे अंतिम पाचन होता है? तो आप याद रखना इलियम में, ठीक है।
चलिए अगला देखिए, छोटी आंत किसे कहते हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जैसे अभी पीछे बताया। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर होता है, देखिए यहाँ पे बताया है ना, होता है। इसमें ही भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, ये भी बताया। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, ये भी बताया। ग्रहणी, जेजुनम एवं इलियम में बटा होता है, बस ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखो बाबू, हमारी बॉडी में कुछ ग्रंथि होता है, जिससे हार्मोन्स या केमिकल्स निकलते रहते हैं, है ना, हार्मोन्स एंजाइम निकलते रहते हैं। चलिए देखिए, ग्रंथि, कुछ ग्रंथि हैं और ये क्या उत्पन्न करता है, तो किस एंजाइम को उत्पन्न करता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक होता है यकृत, लीवर, क्या उत्पन्न करता है, पित्तरस, याद रखना, यकृत या लीवर, यकृत या लीवर, हिंदी में यकृत, इंग्लिश में लीवर, क्या उत्पन्न करता है, पित्तरस, ठीक है, इस बात को याद रखना। अग्न्याशय क्या उत्पन्न करता है, अग्न्याशय रस, ठीक है। और आंत्र ग्रंथि क्या उत्पन्न करता है, आंत्र ग्रंथि क्या उत्पन्न करता है, आंत्र रस, ठीक है, इस बात को याद रखना। ये तीनों मिलकर छोटी आंत में भोजन का पाचन करती है। यही तीनों रस, पित्त रस, अग्न्याशय रस और आंत्र रस, यही तीनों मिलकर हमारे छोटी आंत में भोजन का क्या करता है, पाचन करता है, ठीक है। यकृत या लीवर किसे कहते हैं। देखिए, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसका वजन लगभग 1.5 kg का होता है। यह उदर यानी पेट के ऊपरी दाहिने भाग में स्थित होता है। इस ग्रंथि में पीत रस नामक एवं द्रव निकलता रहता है। यकृत, लीवर, लीवर के लिए याद रखना, इसमें बस पित्त रस निकलता है। इसका वजन 1.5 kg होता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पित्त रस 1.5 kg का होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना, याद रखिएगा। और सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है, तो पिनियल, पिनियल ग्रंथि, याद रखिएगा, पिनियल ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क में होता है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल ग्रंथि। पित्त क्या है, इसका क्या कार्य है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। पित्त जो है वो गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है ना। आप कभी बकरा को कटते देखे होंगे तो उसमें पित्त निकलता है। चिकन, मटन जब कटते देखे होंगे तो उसमें पित्त निकलता है हरा रंग का, उसी को पित्त कहते हैं। गाढ़ा होता है, हरा होता है। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है, जो प्रत्येक जीव में उपस्थित होता है। पित्त का कार्य क्या है, कितने कार्य हैं। पित्त का कार्य निम्नलिखित है। देखिए, पित्त भोजन के साथ आए अम्लीयता को नष्ट कर देता है। अम्लीयता को क्या कर देता है, क्षारीय बनाता है। पित्त लवण के साथ जुड़कर वसा को तोड़ता है। पित्त का 2 कार्य, अम्लीयता को नष्ट करता है, पित्त को लवण के साथ जोड़कर वसा को तोड़ता है। याद रखना, वसा को तोड़ने का काम पित्त करता है हमारी बॉडी में। अब देखिए, बड़ी आंत क्या है, तो बड़ी आंत किसे कहते हैं, तो बड़ी आंत आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आहार नाल का सबसे अंतिम भाग बड़ी आंत, सबसे पहली भाग मुख गुहा, सबसे लंबा भाग छोटी आंत, ठीक है। बड़ी आंत, इसमें अपचा भोजन इकट्ठा होता है, जिसको हम लोग लैट्रिन कहते हैं, याद रखिएगा। बड़ी आंत में, छोटी आंत में संपूर्ण पाचन हो गया। अब जो गंदा पदार्थ बचता है, जो अपचा भोजन बचता है, लैट्रिन, वो कहाँ जमा हो जाता है, बड़ी आंत में, है ना। और बड़ी आंत को देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे बड़ी आंत को कोलोन या मलाशय, है ना, बड़ी आंत भी फिर बट जाता है कोलोन में या मलाशय, मलाशय को ही रेक्टम कहते हैं। और फिर कोलोन से होते हुए, मलाशय से होते हुए, रेक्टम से होते हुए, ये जो मल होता है, जो गंदगी होता है, वो मल द्वार में जाकर खुलती है और मल बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार से बड़ी आंत 2 भागों में बट गया, कोलोन और मलाशय। इसी कोलोन और मलाशय से होते हुए जो गंदा पदार्थ होता है, लैट्रिन जो होता है, वो मल द्वार तक आता है और मल द्वार में खुल जाता है और मल बाहर हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर आपका टॉपिक खत्म हुआ। कुछ VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के क्या महत्व है, या प्रकाश संश्लेषण के क्या लाभ है या विशेषताएं क्या है, ये बताइए। देखिए बाबू, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी पृथ्वी में क्या है बताइए, हरियाली भरी हुई है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होती तो हरियाली नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सभी सजीवों का भोजन प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होता तो सजीवों को भोजन नहीं मिलता, हमको, आपको, किसी को नहीं। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, क्योंकि जितना पेड़ पौधा रहेगा उतना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, और प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम कैसे होगा, जितना अधिक पेड़ पौधे रहेंगे, तो इसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और प्रदूषण में कमी आती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होगा तो CO2 कम होगा, प्रदूषण कम होगा। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जंतु जगत को ऑक्सीजन यानी प्राणवायु मिलता है। जितना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, जितना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसको, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके लाया हूँ बाबू, प्लीज़ आप लोग इसको शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए बाबू, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में संपन्न होती है, नोट है ये। कहाँ होती है, आपसे पूछा जाएगा क्या प्रकाश संश्लेषण तना में संपन्न होती है, बोलना नहीं, पत्तियों में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है, पत्तियों में, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए,
पित्त क्या है, मनुष्य में पाचन में इसका क्या महत्व, पित्त क्या है? देखिए बाबू अभी बताया था, पित्त एक गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है जो यकृत लीवर बनाता है। मनुष्य में पाचन में इसका निम्नलिखित कार्य होता है, मतलब निम्नलिखित महत्व होता है इसका महत्व निम्नलिखित है। कहाँ पर? तो पाचन में महत्व होता है। देखिए भोजन के साथ अम्लीयता को नष्ट करता है, याद रखिएगा। वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ता है। पित्त बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है कि पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। आपको कहना है पित्त एक गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है जो लीवर से निकलता है। मनुष्य के पाचन में इसका निम्नलिखित महत्व है। भोजन के साथ आए अम्लीयता को नष्ट करना, वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ना, ठीक है। पत्तियों का क्या कार्य है? पत्तियों के कार्य निम्नलिखित है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना, ऑक्सीजन को रिलीज करना या छोड़ना, ठीक है। पत्तियां क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमाटा कहते हैं, और उसी स्टोमाटा के माध्यम से पत्तियां CO2 को ग्रहण करता है, O2 को रिलीज यानी छोड़ता है। पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है, पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। पत्तियां ही पेड़ पौधों को लंबे समय तक क्या रखता है बताइए? जीवित रखता है। तो पत्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पत्तियों का कार्य एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। CO2 को ग्रहण करना, O2 को रिलीज करना या छोड़ना। पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है, पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है, पत्तियों में ही पेड़ पौधे लंबे समय तक जीवित रहता है, ठीक है। सॉरी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय, अब कुछ देर पहले अमाशय के बारे में चर्चा किया था मैं। अमाशय में 4 प्रकार के रस निकलते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है जिसकी निम्नलिखित भूमिका है। देखिए अम्ल क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए रोगाणुओं को और बैक्टीरिया को क्या कर देता है? नष्ट करता है, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैप्सिनोजेन को क्या करता है? सक्रिय करता है और पैप्सिन बनाता है, जिससे प्रोटीन का क्या होता है बताइए? पाचन होता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बैक्टीरिया को नष्ट करता है और प्रोटीन के पाचन में पैप्सिनोजेन को मदद करता है, ठीक है। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, ठीक है। और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा, इसको अच्छे से आप लोग कर लेना। याद रखना बाबू, जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी है बताइए? जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी है? आप लोग सभी बच्चे बताइए। बाबू देखो सभी जीव अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। क्या आप चाहते हो कि आप कभी मरो? बोलो, नहीं ना चाहते हो। आप एक जीव हो और आप कभी नहीं चाहते हो कि आप इस दुनिया से जाओ कहीं। आप हमेशा चाहते हो कि हम जिंदा रहें, तो आप अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हो। अगर आप अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हो तो आपको पोषण जरूरी है। पोषण मतलब भोजन, भोजन मिलेगा। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फिर उसका पाचन होगा और पाचन होने के बाद आपको ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा से ही आपको पोषण मिलेगा। तो पता चल रहा है ना कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो जीवों के लिए पोषण इसलिए अनिवार्य है क्योंकि हर जीव क्या चाहता है? अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है इस पूरी पृथ्वी पर, और इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अस्तित्व तभी बना रहेगा जब आपको ताकत रहेगा, आपके पास ऊर्जा रहेगी आपके पास, तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ऊर्जा हमको किससे मिलेगी? पोषण से मिलेगी। इसलिए जीवों के लिए क्या जरूरी है? पोषण जरूरी है। तो यहीं पर ये चैप्टर पूरा समाप्त होता है पोषण का। अब कैसा आप लोगों को लगा, ठीक है। और ये सब के सब अच्छा है से इसको आप नोट्स बना लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें लाऊंगा। जल्दी से जल्दी इसको आगे बढ़ाइए आप लोग, ताकि मेरे पास बहुत डिजिटल बोर्ड आ सके और मैं आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा सकूं और इसी तरह से नोट्स बनवा सकूं आप लोगों को, ठीक है। मैं हर चीज़ लिख लिख कर पढ़ाऊँगा, बोल बोल कर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा। आप लोग प्लीज़ इसको आगे बढ़ाइए। कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो आप लोग बोलिए कि जिस विषय पे लाने के लिए बोलिएगा क्लास 10th में, मैं उस विषय पर आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊंगा, ऐसे ही रिटेन के साथ, हैंड रिटेन के साथ और माइंड मैप के साथ, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि अगला वीडियो भी आए तो आप लोग कमेंट करें और कमेंट करके बोले, तब मैं आपके लिए श्वसन, जो इसका पार्ट 2 है जीव प्रक्रम का, उसके लिए सॉरी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लाऊंगा। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका राजा सर, है ना, मेरा नाम राजा है। राजा सर के नाम से मैं अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध हूँ। आप लोग भी मुझे प्रसिद्धि दिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।